हरियापुर नामक गांव में जग्या नाम का किसान रहता था। वो एक गरीब किसान था और वो अपने माता पिता के साथ जिंदगी गुजार रहा था। वो खेतों में फसल लगाकर उन्हें बाजारों में बेचा करता था। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वैद्य जी ने इन्हें समय पर दवा और अच्छा खाना खिलाने को बोला है और मैं भी काफी दिनों से दवाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अब मेरी जोड़ों में भी काफी दर्द हो रहा है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे माँ का इलाज करवा सकें। हाँ पिताजी, इस दफा जैसे ही अच्छी फसल हो जाएगी मैं उसे बेचकर काफी पैसे कमा लूंगा और मैं इन पैसों से आपका और माँ जी का अच्छे तरीके से इलाज करवा दूंगा। फिर देखना माँ और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बेटा, मैं आशा करता हूँ तुम्हारी माँ जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है पिताजी, अब मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। आप अपना और माँ जी का ख्याल रखना। इतना कहते ही जगिया खेतों की तरफ निकल जाता है। इस बार मुझे फसल बहुत अच्छी उगानी पड़ेगी क्योंकि ये खराब हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतना कहते ही जगिया खेतों में पहुंच जाता है और वो वहां पर बीज बोने लगता है। इतने में जगिया का दोस्त कुमार वहां आ जाता है। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कुमार, मैं दोबारा खेतों में बीजों को लगा रहा हूँ। हाँ हाँ जगिया, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुम खेतों में बीज लगा रहे हो, मगर तुम नहीं जानते कि इस बार मौसम कितना खराब है। कभी धूप निकल जाता है तो कभी बारिश होने लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। ये कहकर जगिया दोबारा काम करने लगता है और उसका दोस्त कुमार मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और अब मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। जगिया जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठता है तभी वो देखता है कि एक साधु बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। नमस्ते साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो बेटा, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ पर किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है तो आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके लायक तो नहीं है, अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अनाज कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से तुम खाने ही तो बैठे थे। तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं खाने को तो बैठा था लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा, ये खाना आप खा लीजिए। ये कहकर जगिया अपना खाना साधु बाबा के आगे रख देते हैं और साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं। तभी वो जगिया से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुमने कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम आने वाले सभी कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करोगे। साथ ही तुम अपना मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे। साधु बाबा जगिया को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है और जगिया भी अपनी घर की ओर लौट जाता है। जगिया जैसे ही घर पहुँचता है। जगिया बेटा, तू आ गया? हाँ पिताजी, खेतों का सारा ही काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। पिताजी, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जगिया, तू जानता है जब से तेरी माँ बीमार पड़ी है और मेरे भी हालात बहुत खराब हैं, मुश्किल से ही गुजारा हो पा रहा है। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैं तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ ले आया और जो रात का बचा हुआ खाना था वो तुम अपने साथ खेतों
खेतों में ले गए थे। अब तो खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। जगिया के पिताजी घर में खाना न होने के बारे में उन्हें बताते हैं और फिर जगिया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। जगिया दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसल का भी ध्यान रखता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जगिया अपने मन में ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त कुमार फिर से वहाँ आ जाता है और वो जगिया से कहता है, वाह भाई जगिया, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। क्या बात है, तेरा नसीब तो बहुत चमक रहा है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत की भी फसल बहुत अच्छी है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है कुमार, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों की खेतों में काम करने की, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा। जगिया कुमार से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश हो रही है। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए हुई तो ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय के लिए हुई तो मेरा सारा फसल खराब हो जाएगा। कुमार बारिश होता देख अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और वो जगिया से कहता है, अरे भाई मैं चलता हूँ, अब बारिश तेज न हो जाए, तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। कुमार ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि जगिया मूसलाधार बारिश को देखते ही बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते जगिया की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। जगिया ये सोचकर दुखी मन अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ जगिया, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी, इस बारिश से अब मेरी सारी फसलें खराब हो गई और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल लगा सकूं। बेटा कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। अगर आज हमारा बुरा समय है तो कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जगिया अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसा करता हूँ, जमींदार के पास चला जाता हूँ और उससे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है वो मुझे कोई न कोई काम जरूर दे देंगे। जगिया ये सोचते हुए जमींदार के पास जाता है और वो जमींदार के पास पहुंचकर उनसे कहता है, जमींदार साहब, मुझे आप अपने पास काम पर रख लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने माता पिता के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। अरे देखो जगिया, मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई जमीन खाली नहीं है। मैंने सारे के सारे किसानों को किराए पे दे दिए हैं। तुम ऐसा करो, हमारे राजा के पास चले जाओ। महाराज तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे, वो बहुत दयालु हैं। जमींदार की बात सुनकर जगिया महल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर में वो राजा के पास पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज, मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ जगिया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? महाराज,
बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ और मेरी माँ भी बहुत बीमार है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे कोई ना कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जग्या की बात सुनकर राजा जग्या से कहता है, ठीक है जग्या, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों का काट-छांट करना होगा। जग्या राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। जबकि राजा के महल के इसी बगीचे में कुमार भी काम करते थे। कुमार जग्या को देखकर अंदर से ही क्रोधित हो जाता है। अच्छा, ये जगह अब यहाँ भी काम करने लग गया है। अब मैं देखता हूँ ये यहाँ पर काम कैसे करता है। कुमार ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा जग्या के काम से बहुत खुश होते हैं। राजा की खुशी देखकर कुमार एक चाल चलता है। वो खजाना चुराने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं खजाना चुरा कर जग्या की झोली में रख दूंगा। जब चोर का पता लगाएंगे तो मैं जग्या का नाम। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा के पास आकर कहते हैं, महाराज, हमारे महल से बहुत खजाना चोरी हो चुका है। महाराज ये सुनकर मंत्री से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर हमारे महल से खजाना किसने चुराया होगा? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से ही किसी ने चोरी किया है। जिसने भी ये काम किया है तो चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मैं तुम्हें बुरी सजा दूंगा। राजा सभी से अपनी बात कर रहे थे, तभी कुमार राजा के कान में खुसफुसाता है। इतने में वो राजा को जग्या के ऊपर वर्गला देता है। इतने में महाराज मंत्री को आदेश देता है कि वो जग्या की तलाशी लें। मंत्री जग्या की तलाशी लेता है और जग्या से सोना बरामद हो जाता है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता ये खजाना मेरी झोली में कहां से आया। अरे जग्या, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में ये क्या किया? नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूँ। ठीक है जग्या, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा की बात सुनकर जग्या बहुत ही निराश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जग्या जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगता है। क्या बात है बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम तो वही हो ना जो तुमने मुझे खाना खिलाया था? हाँ साधु बाबा, मैं वही हूँ जिसने आपको खाना खिलाया था। लेकिन बेटा तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज ने मुझे चोरी के इल्जाम में अपने महल से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं अपने बूढ़े माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम ये सिक्का लेकर घर चले जाओ, तुम बहुत धनी हो जाओगे। कुछ दिन बाद कुमार राजा के पास चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और राजा ये पता लगा लेता है कि सारी चोरियां कुमार ने ही की थी। देखो मंत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने कुमार की सजा जग्या को दे दी है। अब मुझे जग्या के पास जाना है
तुम मेरे जाने का इंतजाम करो। थोड़ी देर बाद महाराज जग्या के घर पहुंच जाता है। नमस्ते महाराज, आप यहाँ कैसे? देखो जग्या, मुझे माफ कर दो। चोर तो कुमार था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अब तुम ये पैसे रख लो और अपने माता पिता का इलाज करवा लेना। नहीं महाराज, मुझे पैसों की कोई भी लालच नहीं है। मेरी सच्चाई आपके सामने आ गई है, मेरे लिए यही काफी है। जग्या, मुझे पता है तुम्हें कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। अब तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। फिर जग्या राजा से सोना ले लेता है। देखा बेटा, मुझे नसीब के खेल पर पूरा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे।